हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम भारत के मध्य युग के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य युग हिस्ट्री का वो समय है हमारे इतिहास का जो कि प्राचीन और जो आधुनिक युग है उसके बीच का जो समय है उसे हम मध्य युग या मेडिवल पीरियड बोलते हैं। तो ये जो युग है ये 8वीं शताब्दी एडी की शुरुआत से और 18वीं शताब्दी के अंत तक के बीच का समय को माना जाता है। इसमें हजारों साल आ जाते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला अर्ली मेडिवल पीरियड और दूसरा द लेटर मेडिवल पीरियड। तो जो शुरुआत वाला मध्य युग था उसमें 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के बीच का समय माना गया है। इसमें जो उत्तर से आए हुए राजपूत राजा थे उनके बीच का समय है, उनके बारे में बताया गया है। और जो बाद वाला मेडिवल पीरियड है, मध्य युग है, उसमें 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के समय को माना गया। और इसमें जो दिल्ली के सुल्तान थे जो तुर्क और अफ़गान शासकों के अंडर में काम करते थे उनके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे अब हम टर्म्स और उन नाम के बारे में पढ़ेंगे जिनसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पता चलता है। तो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वो हिमालय से समुद्र तक फैला हुआ है। इसको हम भारतवर्ष या लैंड ऑफ भारत भी बोलते हैं। तो भारत एक पुरानिक ट्रेडिशन है, रिवाज है जो कि एक फेमस राजा के ऊपर प्रसिद्ध है। तो ये भारतवर्ष के ऊपर हमारे पूरे देश का नाम पड़ा जो कि हिंदू उपन्यास और पुराण में भी है। भारतवर्ष जो है उसकी एक ऐतिहासिक पहचान है जो उसकी फंडामेंटल भौतिक उसकी जो मूलभूत इकाई है, एकता है, उसको दर्शाती है। तो भारतवर्ष जो है वो एक बड़े जम्बूद्वीप का हिस्सा है जो कि 7 एक ही सेंट्रिक आइलैंड कॉन्टिनेंट से निकला है जिसको कि अर्थ बोलते हैं। तो उसको हिंदूज बोलते हैं और उसको डिवाइड किया गया है। आज के युग में उसे भारत और हिंदुस्तान दो नाम से बुलाते हैं अपने देश को, जो कि पर्शियंस ने और ग्रीक्स ने उनको ये दो नाम दिए थे क्योंकि उनको वो शॉर्ट में उसको इंडस या सिंधु बोलते थे। तो लैंड ऑफ सिंधु, क्योंकि पर्शियन जो है वो एस को एच प्रोनाउन बोलते हैं तो इसलिए उन्होंने उसको हिंदू बोलना शुरू कर दिया। तो ज़्यादातर नाम जो हैं वो इंदुस के नाम पर हैं और जो कि वो उसको हिंदूज बुलाते हैं। तो भारत में नॉर्थ वेस्ट से उत्तर दक्षिण पश्चिम से आर्यन आए जो कि खैबर गोमाल बोलान और के चले जाने के बाद उनके नाम पर उनको बुलाया गया। तो इस तरह से जो भारत है, आर्यव्रत उसको बोला गया जहाँ पर बहुत सारा एक धनी संपदा थी, बहुत अच्छे जहाँ पर जिस ज़मीन में ज़्यादा पानी था वो वाली ज़मीन थी, जहाँ पर जो बहुत सारे घुसपैठिए हमारे भारत में आ गए थे। तो इस जो हमारी अर्थ थी उसको पुराने समय में आर्यव्रत के नाम से जानने लगे। तो अब हमें उसके बारे में जो मध्य युग के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली वो मिली 3 तरीक़ों से मिली। जो लिखे हुए रिकॉर्ड्स वहाँ से मिले, बहुत सारे आर्कियोलॉजी ने बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स जो इमारतें हैं लिखी खुदाई से मिले हुए सिक्के हैं और लिखे हुए दस्तावेज़ हैं, या दूसरी चीज़ें जो भी नक्शे पेंटिंग या म्यूजिक के थ्रू हमें पता चला पुराने मध्य युग में किस तरह से होता था। तो अब हम एक एक करके उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पुराने समय में नक्शे मिलते थे वो 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जोग्राफर थे, अरब जोग्राफर और कार्टोग्राफर थे अल इद्रिसी, उन्होंने बनाए हुए थे। वो लगभग एक अंदाज के बेस पर वो आर्किटेक्ट बनाते थे, उसका कार्टोग्राफ बनाते थे कि उसमें बताया गया है साफ रूप से कि भारत का नक्शा कहाँ पर था। उसके बाद क्रॉनिकल्स एंड ट्रेवलेजर्स। तो क्रॉनिकल क्या होते हैं, जब किसी घटना को एक के बाद एक कौन सी घटना हुई उस रिकॉर्ड को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। तो जो क्रॉनिकल्स थे उन्होंने क्रोनोलॉजी के बारे में बताया और जो ट्रैवलर्स थे वो किस किस तरह से एक के बाद किस जगह पर गए उन्होंने 11वीं शताब्दी में ट्रैवलर्स ने के बारे में बताया, ट्रैवलिंग के बारे में। उसके बाद ज़ियाउद्दीन बरानीज़ थे जो फिरोज़ शाही और मिनहाज, इन्होंने अपने जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे उनसे हमें मध्य युग के बारे में, मध्य युग का जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में जानने में बहुत हेल्प मिली है। रजत रंगिनी जो कि कल्हना के दरबारी थे वो एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो दरबारी थे उन्होंने अपनी क्रोनोलॉजी में एक के बाद एक कौन सी घटनाएं हुई उससे उनके राजा और उनके परिवार के बारे में हमें बहुत कुछ उससे पता चला। उसके बाद जो लिखित रूप में डॉक्यूमेंट मिले, लिटरेचर मिले,
फायरमैन एक राजा का एक ऑफिशियल एक लिखा हुआ आदेश होता है, जिससे कि जो कि एक मैसेज होता है, जिससे पता चलता है कि राजा किस तरह से संदेश देते थे और किस तरह के विदेशों के साथ बातचीत होती थी। इसके बाद जो लिटरेचर, जैसे बाबर का कौन कौन से हमें लिखित उपन्यास मिले, किताबें मिली, बाबर का बाबरनामा, जहांगीर का जहांगीरनामा, इस तरह से अलग अलग नाम के हमें लिटरेचर हमें मिले हैं, जो कि जिनसे हमें मध्य युग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि राजा जो थे वो कवि, राजा के दरबार में कवि होते थे, छात्र होते थे, म्यूजिक गाने बजाने वाले होते थे। तो इस तरह से मल्टी माधव भावभूति ने लिखी है जो लिटरेचर है। इस तरह से अलग अलग उपन्यास लिखे हुए हमें मिले हैं उस युग के बारे में, मध्य युग के बारे में, जो हमें बताते हैं। स्क्रिप्ट्स जो होते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती हैं, उनको आजकल, पहले समय में क्या था, प्रेस नहीं थी तो उनको कॉपी नहीं कर पाते थे, तो स्क्रिप्ट्स वो कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो हाथ से लिखी हुई थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट बहुत महंगी होती थी और वो बहुत ही जो रईस लोग होते थे या पुजारी कैटेगरी के लोग होते थे, वो लोग रखते थे अपने पास। उनको हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स तक आम आदमी नहीं पहुंच पाता था। उन लिखित चीज़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करना भी बहुत मुश्किल काम था, तो इसलिए जो साधारण आदमी थे वो नहीं उस तक पहुंच पाते थे। और उन कॉपी किए हुए मैन्युस्क्रिप्ट से ही हमें, स्क्रिप्ट से हमें पता चला है कि उस समय में किस तरह के दस्तावेज होते थे और कौन कौन सी भाषाएं यूज़ की जाती थी, जैसे कि अरबियन, पर्सियन, तुर्किश, मुस्लिम हिस्टोरियन और उनकी भाषाएं। पुरानी जो समय में बिल्डिंग्स किस तरह की होती थी, इमारतें किस तरह की होती थी, जैसे खजुराहो की, कोणार्क की, मस्जिदें आपने सुनी है, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, और किले होते थे, जैसे आगरा का किला है, कुतुब मीनार, पिलर्स जैसे कुतुब मीनार, बिल्डिंग होती थी जिनसे जो ऐतिहासिक, जिनकी इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो खम्भों पर या चट्टानों पर लिखी हुई, खुदी हुई चीज़ें होती हैं, जिससे हमें उस समय के बारे में पता चलता है। ये ज़्यादातर या तो मंदिरों की दीवार पर खुदी हुई होती हैं, जो कि किस तरह की वहाँ पर कलाकारी की जाती थी, उससे समझा जाता था कि किस तरह का उस समय सोशल या इकोनॉमिक लाइफ होती थी लोगों की। तो उस इन इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चला कि वहाँ उस समय पूरे मध्य युग में, भारत में मध्य युग में किस तरह की प्रकृति थी, किस तरह का साम्राज्य था। इंस्क्रिप्शन से ही हमें उस समय के कला और आर्किटेक्चर के बारे में पता चला कि मध्य युग में किस तरह की कलाकृति होती थी। उसके बाद जो सिक्के मिले उस युग के, वो उनसे हमें पता चला उस युग के प्रमुख तारीखों के बारे में, वहाँ पे कौन कौन व्यक्ति थे, किस तरह की घटनाएं होती थी, या उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, उन सिक्कों के थ्रू ही हमें पता चली मध्य युग में किस तरह के शासक या राज करते थे। उसके बाद ट्रैवलिंग की, वो मॉडर्न आजकल के साधन नहीं थे उस समय ट्रांसपोर्ट के, लेकिन लोग फिर भी, हिस्टोरियंस जो हैं वो दूर दूर जगहों पर जाते थे। इंडिया हमेशा से ही अट्रैक्शन का केंद्र रहा है, क्योंकि वहाँ पर इंडिया का जो, भारत का धनी व्यापार है, धन संपदा है, वो बहुत ही मसालों के लिए और हाथ से बनी हुई चीज़ों के लिए पुराने समय से ही प्रसिद्ध है। इसके बाद नए कौन कौन से सामाजिक ग्रुप उस समय आए इस युग में। राजपूत और क्षत्रिय बहुत ही शक्तिशाली कास्ट थी सोशल समाज में। तो राजपूत जो थे वो बहुत फेमस हो गए थे उनकी ईमानदारी और समझौते के लिए, जो वो अपनी मातृभूमि के लिए करते थे, और उनके वो युद्ध के मैदान में दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देते थे। और बहुत सारी जातियां इस समय, सोशल ग्रुप आए, जैसे मराठा, सिख, जाट, ये सब मध्य युग में ही आए। मध्य युग में बहुत सारे जो जंगली आदिवासी भी अपने जंगल छोड़ करके खेती के लिए इधर उधर जाने लगे, और बहुत सारे ज़मीन पर खेती करना शुरू हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे ये पंचायत, असेंबली और इस तरह के काम शुरू होने लगे थे मध्य युग में। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ रीजनल कल्चर एंड लैंग्वेज, कि मध्य युग में ही वो जो नया कल्चर है और भाषाएं हैं वो रीजनल, मतलब एरिया वाइज बनने लगी थी। बड़े बड़े एम्पायर बन गए थे इस समय के। खिलजी, चोला, तुगलक, मुगल, ये सब मध्य युग के ही शासक थे जो कि इस युग में आए थे। इसके बाद आइलैंड और भकत, आइलैंड और बकत, इस मध्य युग में हिंदू जो जिनको पूजा करते थे, दुर्गा जी, राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये सब पहचान हुई इन सब की और ये सब पूजे जाने लगे।
मंदिर बनने लगे। बहुत सारे हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाए, उसमें ब्राह्मण को या पुजारियों को उनकी समाज की सेवा करने के लिए उन्हें अपने शास्त्रों की और संस्कृत की जानकारी थी। जो बहुत सारे राजा थे जो कि ब्राह्मण को बहुत पूजते थे। तो इस समय बहुत पुजारियों को सबसे ऊंची क्लास मानी जाती थी, सबसे ऊंची कैटेगरी के लोग माना जाता था, क्योंकि वो भक्ति ब्राह्मणिज्म उस समय बहुत ज़्यादा फैल गया था। क्योंकि वो भगवान, ऐसा माना जाता था कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें हमेशा उनकी सहायता लेनी पड़ेगी, उनके रिवाजों को मानना पड़ेगा। तो जो भी अरब के व्यापारी थे वो नए नए धर्म लाए, इस्लाम को भारत में लेके आए। मुस्लिम जो शासक थे, पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम और उल्मा थे, उन्होंने वो बहुत ही ज़्यादा राजनीति में पावरफुल रोल किया। तो उन्होंने शिया और सुन्नी दो धर्म में बांट दिया अपने मुस्लिम समाज को। तो इस समय बहुत सारे कम्युनिटीज़ में हिंदुस्तान बट गया था और यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल राजनीतिक एम्पायर हो गए थे जो कि यहाँ के भारत की ग्रोथ में एक रुकावट बनने लगे थे। और यूरोपियन व्यापारी कंपनियाँ भी भारत आने लगी थी। तो हिस्टोरियंस ने बहुत ही ज़्यादा जुडिशली और ध्यान से अलग अलग सोर्सेज से ये पता लगाया कि पुराने इतिहास में मध्य युग में किस तरह से सामाजिक स्थिति थी। तो कुछ सोर्सों से जो हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं, सिक्के मिले हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी एकदम सही मिलना वहाँ के लिटरेचर से। कुछ होते थे आपस में ही एक दूसरे की उल्टी बात उनसे समझ आती थी, वो कॉन्ट्रडिक्ट करते थे एक दूसरे को। तो हिस्टोरियंस ने उन जानकारियों को एक मकाम तक पहुँचाया, उनसे सही जानकारी उनको अध्ययन किया। बहुत सारे जो सोर्सेज मिले, कुछ दूरी इन्फॉर्मेशन जो हमें उन पर लिखे हुए टेक्स्ट मिले या खुदाई में जो कि एकदम क्लियर थे, उनसे हम पता लगाया कि उस समय किस तरह के सब सोशल और कल्चरल समाज था। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा कि मध्य युग में किस तरह का, कौन सा युग किस समय से किस समय के बीच का, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के समय को मध्य युग कहते हैं। इसमें किस तरह का सामाजिक जीवन था, किस तरह के राजा थे, किस तरह की भाषाएं थी, किस तरह का कल्चर था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।